हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन अपने नीट टारगेट बेस का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। तो पिछले लेक्चर पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले लेक्चर पर अपन जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, जो अच्छे क्वेश्चंस है वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अपन करते हैं सॉल्यूशन, इसका स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं केवल वही क्वेश्चंस आपको सोल्व कराऊंगा जो मैंने आपको टिक करवाए थे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो तो सोल्व करना मुश्किल है, वो तो पॉसिबल नहीं है इतना। तो फिर भी इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डाउट्स है, मैं सोचता हूँ कि भाई इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो मोस्ट ऑफ द डाउट्स है वो तो क्लियर हो जाएगी। जो अच्छे इजी मतलब अच्छे जो हार्ड क्वेश्चंस है वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डाउट्स रह जाती है तो वो डाउट्स आप इंस्टीट्यूट में भेज देना, हम आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है वो भेज देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चन मैं आपको जो सोल्व कराऊंगा उसके अंदर जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आपको करना है बच्चों, उसका जो हिंट है वो आपको दे दूंगा। तो चलो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं स्टेज फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर देवदान से, तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। लंबाई और बल की इकाई 4 गुना है तो ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा क्या होती है, कार्य। तो अपन जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल की इकाई भी 4 गुना और विस्थापन भी इकाई भी 4 गुना, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगी, 16। तो कार्य या ऊर्जा की इकाई कितनी हो जाएगी, 16 गुना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। इसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, स्टेज फर्स्ट का क्या कह रहे हैं। एक स्तंभ जिसमें ईटा श्यानता गुणा का द्रव्य भरा हुआ है और स्टील की गेंद है जिसकी त्रिज्या आर है को गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिराया जाता है। कुछ समय पश्चात गेंद है वो वीटी नियत वेग से गिरने लगती है। सीमांत वेग है द्रव्यमान ईटा आर, गुरुत्वीय त्वरण जी। विमीय रूप से कौन सा सही है। तो बच्चों, कोई भी आपके पास जो इक्वेशन होती है उसमें एलएचएस और आरएचएस की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो विमीय रूप से कौन सा सही हो जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो एक फोर्स होता है विस्कस फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है आपके पास है 6 पाई ईटा आर इंटू वी होता है। यहाँ पे वी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे आपके पास है जो 6 पाई है उसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। और एक आपके पास फोर्स होता है एम जी होता है, क्या होता है, एम जी, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया। तो डायमेंशनली अपन क्या लिख सकते हैं कि जो एम जी होता है वो विमीय रूप से किसके बराबर हो जाएगा, बताओ, ईटा आर इंटू वी टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो वी टी है वो डायमेंशनली किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एम जी अपॉन ईटा इंटू आर, ठीक है ना। फ्लूइड के अंदर ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जिसको अपन बोलते हैं स्टोक का नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोक का नियम। तो एम जी अपॉन ईटा आर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो 26 कह रहा है कि सीजीएस पद्धति में बल का परिमाण कितना भी 100 डाइन है और यदि किसी अन्य पद्धति में किलोग्राम मीटर तथा मिनट को मूल मात्रक लिया जाए तो दिए गए बल का परिमाण कितना हो जाएगा। चलो इसको अपन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो बल का परिमाण कितना हो जाएगा, 100 डाइन। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डाइन, 100। और डाइन को अपन क्या बोलते हैं बताओ, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 100 का तो 100 हो गया। इसके बाद में द्रव्यमान का मात्रा क्या भी, किलोग्राम। तो ग्राम को अपन क्या बोलेंगे, 10⁻³ किलोग्राम। और इसके बाद में सेंटीमीटर, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा बताओ, 10⁻⁴ इंटू 1 सेंटीमीटर को अपन क्या बोल देंगे, 10⁻⁻² मीटर अपॉन मिनट। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/60, ये आपके पास में मिनट। इसका अपन स्क्वायर कर देंगे ना, इसका स्क्वायर, ये आपके पास में मिनट स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपन क्या कर देंगे बच्चों, सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो जो भी आता है आपके पास में किलोग्राम मीटर पर मिनट स्क्वायर, यहाँ पर जो भी आएगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। 26 के बाद में क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी द्रव्य की बूंद के कंपन का आवर्तकाल, तो टी तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। आर क्या होती है, त्रिज्या। और रो क्या होता है, घनत्व होता है।
तो सब की विमाएँ आपको मालूम है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि कौन सा फॉर्मूला है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। तो ध्यान से देखना, देखो जो फॉर्मूला विमी रूप से सही है ना वही फॉर्मूला सी होगा भाई, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, एलएचएस और आरएचएस की विमा आपको बराबर करनी है भाई, ठीक है ना। बराबर किसके अंदर हो रही है, तो पुट करके देख लेना भाई। के है वो के तो क्या हो जाएगा आपके पास में, विमा ही नीतांक हो जाएगा। तो के की तो कोई विमा आपको पुट करनी नहीं है। रो अपन जानते हैं एम बाई वी होता है, आर क्या होती है, त्रिज्या होती है, और पृष्ठ तनाव एस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ठीक है ना। और बाकी सारी सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन आप बराबर कर देना, ठीक है ना। सबकी डायमेंशन पुट करके देखना, जिसमें एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन बराबर आ जाए उसी फॉर्मूले को अपन विमी रूप से सही बोल देंगे, ठीक है ना। तो जिसमें एलएचएस की डायमेंशंस ऑफ एलएचएस बराबर डायमेंशंस ऑफ आरएचएस है, वही सही हो जाएगा बच्चों। 29 के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। तो देखो ध्यान से बच्चों, 30वां क्या करे, प्रकाश का वेग c, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g और प्लांक नियतांक h को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी। तो द्रव्यमान की विमा यानी m डायरेक्टली p या m, डायमेंशंस क्या हो जाएगी आपके पास, c की पावर a और g की पावर क्या हो जाएगी आपके पास में b, और प्लांक नियतांक h की पावर क्या हो जाएगी आपके पास में c, ठीक है ना। तो m की डायमेंशंस पुट कर दो, तो m की डायमेंशंस क्या होती है वो आप पुट कर दो। इसके बाद में c की डायमेंशंस पुट कर दो, पावर a कर दो। g की डायमेंशंस मैंने आपको निकाल के बता रखी है, वो पुट कर दो, पावर b कर दो। h क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है, डायमेंशंस मैंने आपको बता रखी है, डायमेंशंस पुट कर दो, पावर c कर दो। इसके बाद इसको सोल्व करके 3 इक्वेशंस बनेगी, a b और c की वैल्यू आप फाइंड आउट कर दो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ऑप्शन है उसको देख लो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन मैंने बच्चों आपको करवा भी रखा है, ठीक है ना। तो उसी से कंपेयर करवा के इस क्वेश्चन को भी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। 31वां क्वेश्चन कह रहा है 1/ε0 जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो अपन ये पाएंगे कि 1/2ε0 ये क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है। क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, यानी ऊर्जा बटा आयतन होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगी u बार हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम। और एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है बच्चों, m1L2T-2 अपॉन वॉल्यूम की क्या होती है आपके पास L3 होता है, ठीक है ना। तो कर लेना, चेक कर लेना। इसके बाद 31 के बाद में 32वां क्वेश्चन। तो बच्चों 32वां क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा रखा है, ऐसा क्वेश्चन तो, ठीक है ना, बिल्कुल डिटो ऐसा ही क्वेश्चन था। जी में कितनी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको यूनिट्स और डायमेंशन जब पढ़ाई थी तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं भाई, जी वाला ही तो है वो, ठीक है ना। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन जानते हैं कि आर में त्रुटि कितनी हो जाएगी। तो त्रुटि अपन कैसे निकाल सकते हैं, आर बराबर कितना होता है, v अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास आई। तो डेल्टा आर, v कितना आपके पास में तो 100 और आई कितना हो जाएगा आपके पास में 10, तो ये तो 10 ओम हो गया। यहाँ से डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में डेल्टा आई बाई आई इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में डेल्टा वी कितना हो जाएगा भाई 5/100, डेल्टा आई कितना हो जाएगा आपके पास में 0.2 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास में 10। और इसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 34 हो गया भाई, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो प्रतिशत त्रुटि है वो अपन निकाल सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 तक ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने आपको करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपने पहले भी सोल्व कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो इनको देख लो एक बार आप। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसको अपन देखते हैं। इसके अंदर एक तो अपने को L की वैल्यू दे रखी है। तो L बराबर कितना दे रखा है आपको बताओ, 2.820। तो यहाँ से अपन डेल्टा L मालूम कर लेंगे, कितना देगा आपके पास 0.001। और इसी प्रकार से आपको जो M है उसकी वैल्यू दे रही, कितनी दे रही है 3.00। तो यहाँ से अपन डेल्टा M मालूम कर लेंगे, कितना देगा 0.01। मतलब ये इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी, लिस्ट काउंट एरर हो जाएगी। जो L की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 0.087, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास जो डेल्टा L है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0.001। और जो डायमीटर D है
ये आपको दे रखा है कितना भी 0.041, तो यहाँ से जो डेल्टा डी है ये आपके पास में हो जाएगा 0.001, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.81, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी आपके पास में 0.01। तो आपको जो भी रीडिंग्स दे रखी है उन रीडिंग्स के अंदर जो मैक्सिमम एरर होती है वो किसके बराबर होती है, लिस्ट काउंट के बराबर होती है, यानी इसकी अल्पतमांक के बराबर होती है, ठीक है ना। और अल्पतमांक कैसे निकालते हैं वो आपको आइडिया लगी गई होगा। तो ये 0.820, 10 के बाद में 3 अंक है, तो 1 2 3, लास्ट डिजिट इसके अंदर आपको 1 करनी है। इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो y का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 4mg कैपिटल L अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू एल। वाई में आपको क्या करनी है भी प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा एम बाई एम प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, डेल्टा जी बाई जी, प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2 डेल्टा डी बाई डी, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा एल बाई एल, और इसको भी अपन क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इन सब की वैल्यू अपन पुट करके इसको अपन सोल्व कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है बच्चों। भाई जो भी आपको रीडिंग्स दे रखे हैं ना उन रीडिंग से अपन अल्पतमांक ज्ञात कर लेंगे, और जो अल्पतमांक होती है ना वही बच्चों आपके पास में क्या होती है, एरर होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 37वां। देखो लैंग्वेज का ये बस और कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि इकाई समय में x के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले कणों की संख्या n इक्वल टू माइनस डी, ये कुछ आपको दे रखा इक्वेशन n1 n2 के आपके पास में x1 और x2 स्थिति में प्रति इकाई आयतन में स्थित कणों की संख्या, तो d का विमेय सूत्र आपको लिखना है। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो n इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में माइनस का d, ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास में डेल्टा n अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में, तो डेल्टा x हो जाएगा। तो सबसे पहले n, ये n क्या बोल रखा है अभी, इकाई समय में x अक्ष के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले कणों की संख्या, तो ये कणों की संख्या है, ठीक है ना। तो कणों की संख्या एकांक समय, यानी समय क्या देगा आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो सेकेंड, और एकांक क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर बराबर d की डायमेंशंस आपको मालूम करनी है। और इसके बाद ऊपर देखो क्या है, डेल्टा n, n1 n2 क्या आपके पास में x2 और x1 स्थिति में प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या है। तो कणों की संख्या बेटा आयतन, तो कणों की संख्या का तो कुछ होता नहीं, आयतन का क्या हो जाएगा आपके पास में मीटर क्यूब, नीचे आ गया। और x1 x2 क्या हो जाएगी आपके पास में पोजीशन हो जाएगी, तो पोजीशन को अपन क्या बोल देंगे, मीटर बोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अभी d है ना उसकी डायमेंशंस अपन मालूम कर सकते हैं। यहाँ से d का मात्रक आ जाएगा, मात्रक से अपन विमा ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बता रहा हूँ देवदान से, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देवदान से, जल सतह पर भंवर की चाल v, पृष्ठ तनाव सिग्मा, घनत्व रो, तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर निर्भर करता है, चाल का वर्ग किसके समानुपाती होगा भी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, v स्क्वायर किसके समानुपाती होगा, v स्क्वायर, ठीक है ना। तो बराबर, अब सुनना ध्यान से देखना, देखो डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, डायमेंशंस ऑफ RHS। तो LHS की डायमेंशंस क्या हो जाएगी भी L2T-2, ठीक है ना, इसकी डायमेंशंस तो हो जाएगी। अब आपको क्या करनी है भी, इन सब की डायमेंशंस आपको चेक करनी है, और जिसकी भी डायमेंशंस आपको L2T-2 प्राप्त हो जाए ना वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसके अंदर LHS और RHS की डायमेंशंस बराबर हो रही है तो वही अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवा दिए हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस यही थे, तो ये आपके सोल्व हो चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपकी जो स्टेज फर्स्ट है वो तो मैंने करवा दी है, इसके बाद में स्टेज सेकंड की अपन बात करते हैं। तो स्टेज सेकंड के अंदर ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, एक छात्र g = 4π² L/T² की गणना के लिए एक प्रयोग करता है। तो L की वैल्यू लगभग आपको कितनी देर की, भाई 1 mm देर की है, तथा डेल्टा L क्या देता है, भाई त्रुटि देता है, ठीक है ना। और इसके लिए वह डेल्टा T अल्पतमांक की किसी घड़ी से n दोलन का समय प्राप्त करता है, तथा मानवीय त्रुटि कितनी भी 0.1 सेकेंड है, ठीक है ना। तो निम्न में से जो किस आंकड़े के लिए g का मापन शुद्ध होगा, तो बच्चों g का मापन शुद्ध वही उसी में होगा जिसके अंदर आपको जो
त्रुटि है, जी में त्रुटि आपको न्यूनतम प्राप्त हो, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये हो जाएगा आपके पास है जी इक्वस टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आपके पास है डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 बराबर 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा एल बाई एल प्लस कितना देगा आपके पास 2 डेल्टा टी बाई टी, ठीक है ना, इंटू आपके पास 100 हो गया। जैसे फर्स्ट के अंदर मैं चेक करता हूँ, तो फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो डेल्टा एल, तो ध्यान से देखना, तो एल तो कितना देगा आपके पास में, तो 1 mm, और डेल्टा एल कितना दे रखा है अभी, डेल्टा एल आपको दे रखा है अभी 5 mm दे रखा है, कितना दे रखा है 5 mm। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, डेल्टा एल फर्स्ट ऑप्शन के लिए 5 mm हो गया 5, ठीक है ना, अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 mm नहीं होगा, ये इसको 1 मीटर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 mm के अंदर 5 mm की एरर कैसे आ सकती है, तो इसको आप 1 मीटर कर देना, ठीक है ना। तो अपॉन कितना देगा आपके पास में 5 mm, तो 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 मीटर, ये 1 मीटर पढ़ रहा हूँ मैं इसको, तो अपॉन कितना देगा 1 प्लस 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या दे रखा है अभी, डेल्टा टी आपको दे रखा है 0.1 दे रखा है, कितना दे, नहीं 0.2 दे रखा है ना, कितना दे रखा है आपको 0.2, डेल्टा टी कितना दे रखा है आपको बताऊं 0.2 दे रखा है, तो इंटू कितना देगा आपके पास है 0.2, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो, और अपॉन, अपॉन क्या भी आपके पास है टी है, तो टोटल टाइम आपको लेना है, तो टोटल टाइम अपन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो भाई एक दोलन है, उसका समय तो कितना हो जाएगा अभी, एक दोलन का समय मान लो कितना हो जाएगा आपके पास में टी मान लो, तो 10 दोलन का समय कितना हो जाएगा आपके पास में 10 टी हो जाएगा, तो अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास है 10 टी, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा। टी की वैल्यू चलो अपन 1 सेकेंड मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं 1 सेकेंड, तो 10 दोलन का समय कितना हो जाएगा आपके पास है 10 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन सोल्व कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे ऑप्शन के लिए भी, दूसरे ऑप्शन में अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ से आपके पास है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कितना पुट कर देंगे 5 mm अपॉन 1 प्लस 2, डेल्टा डी कितना देगा आपके पास है 0.2 अपॉन कितना देगा 20 इंटू 1 हो जाएगा। और तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन को अपन ऐसे चेक कर लेंगे, जिसके अंदर आपको जो जी में प्रतिशत त्रुटि मिनिमम प्राप्त होगी ना, वही आपकी जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है ना, उसी ऑप्शन को अपन टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ध्यान से, जो आपके पास में ए है, 6 के अंदर अपने को बता रखा है कि ए इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट ऑफ डी, तो डेल्टा ए इक्वल टू कितना देगा आपके पास 2 डेल्टा ए 3 डेल्टा बी डेल्टा सी प्लस 1/2 डेल्टा डी। तो डेल्टा ए बी सी सब की वैल्यू आपको पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आसान ऐसा करवा भी रखा है मैंने आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, देखो गुरुत्वीय त्वरण जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो अपन जानते ही हैं। तो 9 के अंदर जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 का तो 10 हो गया। इसके बाद में लंबाई का मात्रा क्या कर दिया जाए भाई, किलोमीटर, तो 1 मीटर को अपन क्या बोलेंगे बताओ 10⁻³ किलोमीटर अपॉन, और समय का मात्रा क्या कर दिया जाए घंटा, तो 1 घंटे में कितना होता है 3600 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, तो 1/3600 इसका होल स्क्वायर, और ये आपके पास आवर स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व कर देना, ठीक है ना। 9 के बाद में 10वां क्वेश्चन है, वो 10वां क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है बच्चों। 11वां क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो P है वो क्या दे रखा है, प्रेशर P इक्वल टू क्या देगा आपके पास एल्फा बटे बीटा, और E की पावर क्या देगा आपके पास माइनस का एल्फा जेड अपॉन क्या देगा K इंटू थीटा। जेड क्या हो जाएगी दूरी, के बोल्ट्जमान नीतांक, थीटा क्या हो जाएगा तापक्रम, तो बीटा का आपको वीमी सूत्र बताना है। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि E की पावर में जो कुछ भी आता है वो विमाइन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास एल्फा जेड बटे क्या हो जाएगा आपके पास है के थीटा,
ये विमाहीन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास जो एल्फा है, इस एल्फा को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, के थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जेड। तो के तो क्या होता है बोल्ट्जमान नीयतांक, विमा आप जानते हो। टी क्या होता है टेम्परेचर, विमा आप जानते हो। जेड क्या होती है डिस्टेंस, विमा आप जानते हो। तो यहाँ से एल्फा की विमा पुट कर देना। अब एलएचएस और आरएचएस की विमा आपको बराबर करनी है। तो यहाँ से आपके पास पी की विमा एल्फा बटे बीटा की विमा बराबर हो जाएगी। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास एल्फा बटे पी। तो एल्फा की विमा यहाँ से आपने जो निकाली वो पुट कर देना, और पी क्या होता है प्रेशर होता है, पुट कर देना। आपके पास में बीटा की विमा भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 22 है ये तो घात वाला है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको सोल्व करवाया था, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण वाला। तो ये उसी जैसा क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भी आप कर लोगे आराम से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 33वां क्या कह रहे हैं भाई, तो राशि की विमा हो जाएगी ई एल स्क्वायर अपॉन एम की पावर 5 जी स्क्वायर। ई क्या होती है एनर्जी, तो एनर्जी की विमा पुट कर दो। एल क्या होता है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग की विमा आप यहाँ पे पुट कर दो, इसका आप स्क्वायर कर दो। एम क्या होता है मास होता है, इसकी विमा पुट करके 5 कर दो। जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसकी विमा पुट करके स्क्वायर कर दो, और विमाएं निकाल दो किसके बराबर आती है। भाई सारी की सारी भौतिक राशियों की विमा मैंने आपको निकाल करके बता रखी है, तो निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 ये मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है ना, आपको याद होगा ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 ये क्या करे अभी, पी ए और टी को मूल राशियां मान लिया जाए तो ऊर्जा, तो एनर्जी इक्वल्स टू पी की पावर ए और एरिया की पावर बी और समय टी की पावर सी। तो यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशंस पुट कर दो, यहाँ पे पी जो संवेग है उसकी डायमेंशंस पुट कर दो, पावर ए कर दो, एरिया की डायमेंशंस पावर बी, टाइम की डायमेंशंस पावर सी, और इसके बाद में 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों को सोल्व करना, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर देना, आंसर आ जाएगा। स्टेज सेकंड है वो भी आपकी बच्चों होती है फिनिश, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं भाई, जो जो अच्छे क्वेश्चन थे उनके हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, और बाकी क्वेश्चन तो सोल्व आपको ही करने हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टेज सेकंड के बाद में अपन बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेज थर्ड, ठीक है ना। देखो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस का आपको केवल हिंट दे रहा हूँ, और हिंट ही दे सकता हूँ बच्चों, क्योंकि जैसे मान के चलिएगा पिछला क्वेश्चन था ई एल स्क्वायर अपॉन कुछ देर का था, तो पहले मैं एनर्जी की डायमेंशन निकालूं, फिर उसके बाद में कोणीय समय की डायमेंशन निकालूं, फिर उसके बाद में जी की डायमेंशन निकालूं, फिर एम की डायमेंशन में पुट करूं, सब की डायमेंशंस को मैं सोल्व करूं, फिर आंसर निकालूं। इतना थोड़ा ना होता है, ये तो आपको करना है बच्चों, मैं तो आपको हिंट दे रहा हूँ बस। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देवदन से कि आपको है ना ईटा का विमेय सूत्र चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या करे, तो ईटा बराबर यहाँ पे पी क्या है भाई दाब है, तो दाब की डायमेंशन पुट कर दो, आपको मालूम है, इनटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर क्या होगी लंबाई स्क्वायर होगी ना, तो लंबाई का स्क्वायर हो गया, तो इसकी डायमेंशन पुट कर दो, तो क्या देगी आपके पास L2 देगी, ठीक है ना, अपॉन 4 वी क्या होता है वेग होता है ना, वेग वी क्या दे रखा है आपको नली की चाल दे रखी है, तो क्या देगी आपके पास L1t माइनस 1, और L क्या हो जाएगी आपके पास में लंबाई हो जाएगी ना, L क्या है बच्चों लंबाई, तो ये आपके पास L1 हो गया, सोल्व कर देना आंसर आ जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको करवा रखा है, तो P बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में P नॉट ई की पावर माइनस का एल्फा टी स्क्वायर, एल्फा ये डायमेंशन लेस हो गया, तो एल्फा 1/t स्क्वायर, t माइनस 2 हो गए बच्चों, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं देवनान से, m की पावर a l की पावर b t की पावर माइनस सी। तो m l और t में जो एरर है वो आपको एल्फा बीटा गामा परसेंट दे रही है, कुल त्रुटि कितनी हो जाएगी भी, अब a को आगे ले आओ, b को आगे ले आओ और c को आगे ले आओ। इसके बाद में a इंटू एल्फा, b इंटू बीटा, c इंटू गामा, कहीं पर भी माइनस नहीं आएगा क्योंकि अपन एरर डिस्कस कर रहे हैं, सब जगह प्लस कर देना आपको। तो a एल्फा, b बीटा, c गामा, तो
सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 13वां क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है उसके अंदर एरर सबसे ज़्यादा आ सकती है, तो उसको सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली आपको मेजर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई? वेग, त्वरण, बल, द्रव्यमान, लंबाई, समय, मुद्राशीय माने यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है आपके पास में? वाई। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो वाई इक्वस टू क्या हो जाएगा आपके पास? वी ए त्वरण बी एफ सी। लो जी, यहाँ पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा निकाल देना, मैंने आपको बता रखी है। यहाँ पे v की विमा पुट कर देना, पावर a कर देना। यहाँ पे त्वरण की विमा मैंने निकाल रखी है, b कर देना। फोर्स की विमा c कर देना। वो 3 इक्वेशन बनाना, सोल्व करना, a b और c की वैल्यू पता करना, आंसर आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन बहुत ही आसान। 17वां क्वेश्चन क्या करेगा भाई? बल, त्वरण और समय मूल राशियां लिया जाए तो लंबाई की, ऐसा क्वेश्चन भी आपको बता रखा है। तो 17वां क्वेश्चन, लंबाई बराबर बल a, त्वरण जो त्वरण है वो आपके पास में क्या देगा भाई? b, और समय t क्या देगा आपके पास है? c। लंबाई की विमा बराबर फोर्स की विमा a, त्वरण की विमा b, टाइम की विमा c। टाइम की विमा पावर c कर देना। इक्वेशन 1, 2 और 3 इक्वेशन बनानी है, तीनों को सोल्व करना, ए बी सी की वैल्यू पता कर लेना, ठीक है ना? ये भी हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन, किसी मात्रक पद्धति में समय का इकाई कितना भी? 5 सेकेंड। तो टाइम तो कितना हो जाएगा आपके पास में? बताओ, 5 सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक कितना हो जाएगा? 20 kg। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में? 20 kg। लंबाई का मात्रक कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास में? 10 मीटर। तो इस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक। तो ध्यान से देखना, देखो पावर P इक्वल टू क्या होता है बताओ? अपन क्या लिखते हैं अभी? शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक। पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और अपॉन टाइम कर देंगे तो आपके पास में सेकेंड हो गया। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, तो इसको अपन बोल देंगे मास इनटू लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम क्यूब। ये आ गया। तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? 20 kg, 20 kg। और एल स्क्वायर को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ? 100 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद है टी क्यूब, 5 का कितना हो जाएगा आपके पास? 125। इसके बाद में सेकेंड क्यूब, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। इसको तो अपन वोट बोल देंगे, और इसको सोल्व कर देंगे 16। तो ये आपके पास 16 वोट आ जाएगा बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर के अंदर सोल्व करवा दिया था, ठीक है ना? तो ये आपकी स्टेज 3 है, वो भी बच्चों सोल्व होती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ क्वेश्चंस की आपको केवल हिंट मिल रहे हैं बच्चों, सोल्व आपको ही करने हैं, ठीक है ना? क्योंकि नीट का एग्जाम है वो आपको ही देना है बेटा, ठीक है? कोशिश आप करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, आपकी जो कंसेप्ट है वो मजबूत होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एक बार में सोल्व नहीं होता है तो उसको 2 बार 3 बार सोल्व करो, फिर उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो थ्योरी आप दोबारा से पढ़ो। उसके जैसा क्वेश्चन आपके टीचर ने जो भी करवा रखा उस क्वेश्चन को आप एक बार देखें, सर ने किस प्रकार से उसको सोल्व किया, सर का तरीका आप देखें, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को दोबारा करें। 99% केसेस के अंदर तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट के अंदर आप डाउट भेज दो, आपको प्रॉपर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना? तो बच्चों स्टेज 5 है, उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस टिक करवाए थे। तो इसके अंदर पुराने सालों के जो क्वेश्चंस है वो दे रखे हैं, 2011 से लेके 2018 तक के क्वेश्चंस आपको गिवन है, ठीक है ना? 18-19 तक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि CLC ने अपने यूट्यूब चैनल पे जो पुराने सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन डाल रखे हैं, तो उनके अंदर भी इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। और वैसे मैं आपको चलो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? किसी पदार्थ का घनत्व CGS प्रणाली में कितना देर का आपको 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी किसी प्रणाली में जहाँ पे लंबाई का मात्रा कितना भी 10 सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रा कितना भी 10 ग्राम, घनत्व का मात्रा कितना हो जाएगा? लो जी, तो
मात्रक पद्धति में रो इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, बताओ, ये हो जाएगा आपके पास में भाई द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान क्या होता है आपके पास में m, आयतन क्या हो जाएगा आपके पास में लंबाई का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर या द्रव्यमान का घनत्व का मात्रक हो जाएगा, मात्रक नहीं मान पूछा जा रहा है आपको भाई। रो इक्वल टू कितना दे रखा आपको 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है ना। तो 4 का तो क्या देगा 4, इसके बाद में ग्राम, लंबाई का मात्रक कितना दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और द्रव्यमान का मात्रक कितना दे रखा 100 ग्राम दे रखा है। तो ये आपके पास में ग्राम में, तो इसको अपन ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 ग्राम बट्टे क्या देगा आपके पास में 100, ठीक है ना। और सेंटीमीटर कितना देर का है बताओ 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर, तो अपन एक काम करते हैं अभी, इसको तो अपन लिख देते हैं कितना भी 10 सेंटीमीटर, इसका अपन क्या कर देंगे क्यूब। इसका मतलब अपन ने नीचे की तरफ किससे मल्टीप्लाई किया 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा बस आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने आपको करवा रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने आपको करवा रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये आप कर लेना आराम से। तो आपकी जो स्टेज 5 है बच्चों वो भी क्या होती है सोल्व होती है, ठीक है ना। तो यूनिट्स, डायमेंशंस और मेजरमेंट, इनके क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रह जाता है तो आप आराम से बेझिझक इंस्टीट्यूट के अंदर डाउट भेज देना, आप उसको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है वन डायमेंशनल मोशन। तो रियली अपनी जो मैकेनिक्स है वो बच्चों अब स्टार्ट होने जा रही है। तो 1D इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो 1D सबसे पहले क्या होता है 1D, तो मैं आपको 1D 2D 3D की बात करता हूँ देवदन से। जैसे मान के चलेगा ये आपके पास है XX और ये आपके पास है YX, ये आपके पास है ZX। अगर कोई पार्टिकल मान के चलेगा XX के अनुदिश गति करता है, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल XX के अनुदिश गति करेगा यानी सीधी रेखा पर गति करेगा तो इसको अपन बोल देंगे 1v में गति, ठीक है ना। तो 1D, 1D का मतलब क्या होता है अभी, किसी सरल रेखा पर गति। और 2D का मतलब क्या होता है बच्चों, 2D का मतलब होता है किसी भी समतल में गति। इसी प्रकार से आपके पास में जो 3D होता है इसका मतलब होता है त्रिविम आकाश यानी स्पेस में गति, ठीक है ना। अब जो सरल रेखा में गति, इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं। जैसे मान के चलिएगा कोई भी सीधा तार है और इस सीधे तार पर कोई भी चिंटी है, वो चिंटी मूव कर रही है तो 1D मोशन हो जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे मान के चलिएगा कोई सीधी सड़क है, इसके अंदर बिल्कुल भी टर्न नहीं है, उस पर मान के चलिएगा कोई भी कार है वो मूव कर रही है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 1D बोल सकते हैं, ठीक है ना। 2D की बात करते हैं समतल में गति। जैसे मान के चलिएगा कोई भी प्लेन है और उस प्लेन के ऊपर कोई भी चीज़ है वो इस प्रकार से आराम से गति कर रही है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं 2D मोशन बोल सकते हैं। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो कोई भी मच्छर है जो कि आकाश में आगे पीछे इधर उधर उड़ रहा है, इसकी मोशन को अपन क्या बोल सकते हैं 3D मोशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं 3D मोशन। तो 1D 2D 3D ये कोई बताने वाली बातें नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो चलो बच्चों अपन 1D स्टार्ट करते हैं अब। तो इसके अंदर अपन यही डिस्कस करेंगे, ये वाली चीज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। और समतल में गति है, इसके अंदर अपन दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन, एक सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो तो अपन 1D के जस्ट बाद में डिस्कस करेंगे, और सर्कुलर मोशन है अपन वर्क एनर्जी पावर के बाद में डिस्कस करते हैं। क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर एक चीज आती है, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल में वर्तुल गति। तो उसके अंदर जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो लगता है, इस कारण से इसको अपन कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर के बाद में डिस्कस करते हैं। और त्रिविम आकाश में गति बच्चों 3D है वो अपन डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है ना। या वैसे ये भी बोला जा सकता है कि 2D अगर अपन ने डिस्कस कर ली तो 3D भी अपन आराम से समझ सकते हैं, इसकी कुछ बेसिक बातें वो अपन आराम से समझ सकते हैं बच्चों। तो चलो करते हैं इसको अपन स्टार्ट। तो इसके अंदर
कुछ बातें जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दूरी क्या होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस, ठीक है ना। और दूरी क्या होती है भाई, ये होती है तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई। तो तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई, बात नंबर 1। अब ये लंबाई है तो ये सदिश राशि की अदिश राशि है, अदिश राशि, तो ये अदिश राशि होगी। अब इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम किलोमीटर होता है, माइल होता है, एटसेट्रा, ये इसके मात्रक हो गए। अब ध्यान से देखना, देखो कोई पार्टिकल अगर चलने लग गया तो चाहे वो आगे जा रहा है चाहे वो पीछे जा रहा है, इसकी जो दूरी है वो हमेशा बढ़ती है। जैसे मान के इसलिए मैं इधर की तरफ चला 10 और वापस पीछे की तरफ 10 चल करके वहीं पे आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी दूरी 0 हो गई, मेरा विस्थापन 0 हुआ है। दूरी तो 10 + 10 कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो दूरी है ना हमेशा क्या होती है, एक तो होती है बच्चों पॉजिटिव दूरी होती है ना, वो एक तो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और एक ध्यान से देखना, देखो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। कभी भी अगर आपको बोल दिया जाए कि दूरी घट रही है तो मना कर देना कि नहीं, दूरी कभी घट ही नहीं सकती, ठीक है ना। ये बातें होगी। दूरी के बाद में अगली चीज अपन डिस्कस करते हैं बेटा, विस्थापन। तो विस्थापन को इंग्लिश में अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है विस्थापन, क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के इसलिए का कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचा। अब उसने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए कोई से भी रास्ते का चयन किया हो, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो सीधी दूरी होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी लिख दो। अब मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलिए ये आपके पास में कोई पॉइंट ए है, या आपके पास में कोई पॉइंट बी है, कोई पार्टिकल ए से इस प्रकार से इस पथ के अनुदिश इस प्रकार से यूं चलता है और चलते चलते अल्टीमेटली बी पर जाकर के पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ए तो आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल यानी प्रारंभिक, और बी आपका हो जाएगा फाइनल यानी अंतिम हो जाएगा। तो बच्चों प्रारंभिक से अंतिम अपन जा रहे हैं, तो अपन एक काम करेंगे इस केस में, अपन प्रारंभिक बिंदु पे खड़े होकर अंतिम बिंदु की तरफ इस प्रकार से एक तीर बना देंगे, और ये जो तीर है ना इसी को अपन क्या बोल देंगे, इसका विस्थापन बोल देंगे, आर वेक्टर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आर वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हो गया विस्थापन। तो विस्थापन सदिश राशि की अदिश राशि है, यह सदिश राशि है, और सदिश राशि है ना मात्रक तो इसका वही हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो जो विस्थापन है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। विस्थापन बढ़ भी सकता है, विस्थापन घट भी सकता है, और विस्थापन घट करके जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मान के चलिएगा कोई पार्टिकल लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इस स्थिति में इसका विस्थापन बढ़ रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो रिटर्न बैक हो गया, यू टर्न उसने ले लिया, तो जैसे जैसे वो वापस पीछे की तरफ चलता जाएगा तो प्रारंभिक बिंदु से इसकी जो सीधी दूरी है वो तो घटती जाएगी ना, तो इसका विस्थापन है वो तो घटेगा। और जब ये अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा तो विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद में बच्चों अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लग गया तो इसका विस्थापन नेगेटिव होने लग जाएगा, ठीक है ना। बट जो दूरी होती है वो कभी भी घटती नहीं है। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 गया,
वापस 10 आया, इधर की तरफ 10 चला गया, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ से +10 -10 -10, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और इसकी दूरी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 30 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। ठीक है ना। तो ये हो गई आपका विस्थापन हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलिए कोई पार्टिकल है जो कि ए से चलता है, सबसे पहले उसने विस्थापन कवर किया कितना, r1 वेक्टर, फिर उसके बाद उसने विस्थापन कवर किया कितना, r2 वेक्टर, अल्टीमेटली इसने विस्थापन कवर कर दिया कितना, r3 वेक्टर, और फिर ए से कहाँ पर पहुंच गया, ये बी पर पहुंच गया। अब आपको बोल दिया कि कुल विस्थापन ज्ञात करना है, तो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा आपके पास, r वेक्टर। तो ध्यान से देखना, देखो सदिशियों का बहुभुज नियम लगा देंगे, तो r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर बराबर r वेक्टर हो जाएगा। तो कुल विस्थापन r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस क्या देगा आपके पास, r3 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो ये वाला भी एक केस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज और बताता हूं मैं आपको, कि जैसे मान के चलिएगा पार्टिकल पहले तो इस पॉइंट 1 पर था, और फिर उसके बाद में पॉइंट 2 पर पहुंच गया। 1 है ना, इस 1 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा बताओ, इसको अपन बोलेंगे x1 y1 z1, और 2 का क्या हो जाएगा आपके पास, x2 y2 z2। इस प्रकार से 1 से 2 की तरफ यूं चला गया, तो 1 से 2 की तरफ अपन वेक्टर बना देंगे, इसको अपन बोलेंगे r वेक्टर। तो ऐसा कोई भी केस इसमें आपको प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश गिवन है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा आप। ऐसा कोई भी केस जिसके अंदर आपको प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है, तो उसके अंदर बच्चों अंतिम बिंदु की स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु की स्थिति सदिश को माइनस कर दोगे तो आपके पास में विस्थापन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में विस्थापन क्या हो जाएगा, r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, बताओ r2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, r1 वेक्टर हो जाएगा। तो x2 में से x1 को माइनस कर दो, i केफ, फिर y2 में से y1 को माइनस कर दो, और फिर आप बच्चों z2 में से z1 को माइनस कर दो, के केफ आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अंतिम बिंदु की स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु की स्थिति सदिश को माइनस कर दोगे ना, तो आपको विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब तक आपको दूरी और विस्थापन इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लें, नोट्स बना लें आप। तो बच्चों दूरी और विस्थापन, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं चाल और वेग। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं चाल। चाल को अपन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं। तो क्या होती है, ध्यान से देखना, देखो वैसे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, दूरी बटा समय, तो ये दूरी पे डिपेंड करती है, तो चाल कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। ठीक है ना, चाल कैसी होती है, अदिश राशि। अब देखो ध्यान से, चाल की अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है अभी, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है ना। और अब अपन बात करते हैं जैसे 1 किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं, तो 1 का तो 1 किलोमीटर कितना होता है आपके पास, 1000 मीटर, और आवर कितना होता है आपके पास, 3600 सेकेंड। तो यहाँ से आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होता है आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। तो कभी भी अगर आपको जैसे चाल वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। और अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, तो उसको 18/5 से गुणा करके आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेना बच्चों। ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान से, जो चाल है
ये तो अदिश राशि है, तो इसमें चिन्ह का तो कोई चक्कर नहीं है, तो इसका चिन्ह हमेशा और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। भाई चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि चाल के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो चाल हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। क्या चाल बढ़ सकती है क्या, यस। क्या चाल घट सकती है क्या, यस। भाई जैसे कार का एक्सीलेटर अगर अपन दबाते हैं तो इस स्थिति में चाल बढ़ती है, जो स्पीडोमीटर वो आगे की तरफ जाता है, और जैसे अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वैसे स्पीडोमीटर पीछे की तरफ आ जाता है, चाल घट जाती है। चाल बढ़ भी सकती है, चाल घट भी सकती है, बट चाल कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। अगर अपन गाड़ी के अंदर रिवर्स गियर डाल करके पीछे की तरफ चलाते हैं तो ऐसा नहीं कि चाल नेगेटिव होगी, नहीं, चाल तो पॉजिटिव होती है बच्चों, ठीक है ना। अब सुनो, चाल के अंदर एक तो होती है औसत चाल। औसत चाल क्या होती है भी, जैसे मान के चलेगा अपन कोई लंबी यात्रा करते हैं, ठीक है ना। मान के चलेगा यहाँ से मेरे को जयपुर जाना है, तो यहाँ से मैं जयपुर जाऊँगा तो पहले कुछ देर तक मान के चलेगा मेरी स्पीड कम होगी, फिर उसके बाद मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद स्पीड कम करूँगा, फिर टोल टैक्स आ जाएगा तो वहाँ पे रोक लूँगा, फिर उसके बाद आगे चलूँगा। कोई जैसे मान के चलेगा रेस्टोरेंट आ जाएगा, वहाँ पे चाय नाश्ता कर लूँगा मैं, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी रुक गई, कुछ देर के लिए मैंने रेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद वापस स्टार्ट करूँगा, स्पीड कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर मैं पहुँच जाऊँगा। तो ध्यान से देखना, तो इस संपूर्ण यात्रा के दौरान कभी मेरी चाल कम, कभी मेरी चाल ज़्यादा, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करनी है भी, औसत चाल ज्ञात करनी है, मेरा एवरेज कितना रहा है, ठीक है ना। जैसे आप भी अपना एवरेज निकालते हैं ना, किसी टेस्ट में मान के चलेगा आपके 90% है, किसी में 80 आए, किसी के अंदर 60 आ गए, किसी दिन मान के चलेगा बीमार थे 40% आए, फिर उसके बाद में अगली बार आपने अच्छी तैयारी की, आपके 90% आ गए वापस। तो एवरेज किससे निकालते हैं, सबको जोड़ करके, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट से डिवाइड करके, यही तो एवरेज होता है ना। तो देवदान से औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना। कुल दूरी बटा कुल समय हो गया बच्चों। जैसे मान के चलिए देवदान से 1 2 3 या दो भागों की अपन बात करते हैं। ये वाली दूरी S1 टाइम लगता है T1, ये वाली दूरी S2 टाइम लगता है T2। तो यहाँ पे आपके पास है V एवरेज बराबर कुल दूरी कितना देगी, S1 प्लस S2, और कुल टाइम कितना देगा, T1 प्लस T2। फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना देगा आपके पास, S1 S2, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड रहती है V1, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड रहती है V2। तो यहाँ पर आपके पास जो V एवरेज है वो क्या हो जाएगा, कुल दूरी कितनी देगी आपके पास, S1 प्लस S2, और कुल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, S1, चाल कितनी हो जाएगी आपके पास V1, दूरी कितनी हो जाएगी S2, चाल कितनी हो जाएगी आपके पास में V2। और एक इसके अंदर केस और बन सकता है, यहाँ पर आपके पास टाइम कितना, यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी V1, यहाँ पे कितनी हो जाएगी V2, यहाँ पे टाइम T1 और यहाँ पे टाइम T2। मतलब कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो वस्तु है, वो T1 समय तक तो V1 चाल से चलती है और T2 समय तक V2 चाल से चलती है। तो इस स्थिति में इसका एवरेज निकाल देते हैं, V एवरेज बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुणा समय, तो V1 T1 प्लस V2 T2 बटा टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, T1 प्लस T2। कई बार क्या हो जाता है कि माना S1 और S2 बराबर है, अगर अपने S1 S2 को बराबर कर दिया तो ये भी S, ये भी S, S S सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा V एवरेज बराबर 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। और बच्चों इसको अपन बोलते हैं हरात्मक माध्य। कौन सा हो जाएगा आपके पास में, हरात्मक माध्य। जैसे मान के चलिएगा कोई भी वस्तु है जो पहले 1 किलोमीटर तो V1 स्पीड से और अगले 1 किलोमीटर V2 स्पीड से चलती है, तो पहले वाली डिस्टेंस और बाद वाली डिस्टेंस बराबर होगी ना। तो इस स्थिति में अगर आपको एवरेज स्पीड पता करनी है तो अपन इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर देवदान से कि माना T1 बराबर T2
तो वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टी 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 टी। तो वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है V1 प्लस V2 बटे 2। इसको अपन बोलते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं इसको अपन, समांतर माध्य। मतलब कोई भी वस्तु आधे समय तक तो V1 चाल से और अगले आधे समय तक V2 चाल से चलती है। जैसे मान के चलिए 1 घंटे तक कोई वस्तु यात्रा करती है, पहले 30 मिनट V1 से और अगले 30 मिनट V2 से, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास में, V1 प्लस V2 बटे 2 आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपकी चाल है, उस चाल को अपन क्या करते हैं यहाँ पे बच्चों फिनिश करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। तो चलिए बच्चों, औसत चाल के बाद में अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं तात्क्षणिक चाल। देखो औसत क्या होता है, एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए अपन औसत देखते हैं, एवरेज देखते हैं। और अगर टाइम इंटरवल छोटा सा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी विशेष क्षण पे अगर आपको चाल ज्ञात करनी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, उसको अपन बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। जैसे अपनी कार का जो स्पीडोमीटर है वो क्या बताता है, औसत चाल बताता है या तात्क्षणिक चाल बताता है, तात्क्षणिक चाल। क्योंकि जैसे अपन क्या करते हैं, एक्सीलेटर को पुश करते हैं तो उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या है वो बता देता है वो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्या, तात्क्षणिक चाल। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है भैया, देखो ध्यान से। जैसे मान के चलिएगा कोई चीज है, इस पे चल रही है, यहां पे टाइम कितना है t, डिस्टेंस कितनी कवर कर ली इसने s, थोड़ा सा आगे बढ़े अपन, थोड़ा सा, बहुत कम, न के बराबर। तो यहाँ पे टाइम कितना देगा आपके पास है t प्लस क्या देगा आपके पास है dt, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना देगी आपके पास s प्लस क्या देगी ds हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने डिस्टेंस कितनी कवर की ds, और टाइम कितना लगा आपके पास में dt। तो ds बाई dt इसी को अपन क्या बोलेंगे, v बोल देंगे। यानी इसको अपन बोलेंगे s का t के सापेक्ष से अवकलन, या इसको अपन बोलेंगे एस टी वक्र की ढाल, यानी टेन थीटा देगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर आपने s को ले लिया, यहां पर आपने t को ले लिया, तो s और t के बीच से मान के चलिएगा इस प्रकार का ये आपके पास में कोई ग्राफ है। अब किसी भी ग्राफ की ढाल कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार समझाऊंगा, हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि ढाल ज्ञात करने का जो तरीका है वो हमेशा एज इट इज रहता है बच्चों। जैसे किसी ने बोल दिया कि सर मेरे को इस टाइम पर स्पीड चाहिए, इस पर्टिकुलर टाइम पर इसकी स्पीड क्या है वो मेरे को बता दो, तो फिर उसके बाद में मैं ग्राफ की इस पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, यहाँ पे एक क्षैतिज बना दूंगा और फिर यहाँ पर मैं स्पर्शिका बना दूंगा। क्षैतिज और स्पर्शिका के बीच का कोण ज्ञात कर दूंगा थीटा, और इस थीटा का जो टेन थीटा ना, उस टेन थीटा को अपन क्या बोल देंगे बच्चों, वी बोल देंगे, चाल बोल देंगे, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा ये वाला ग्राफ, ये एस हो गया, ये टी हो गया, ये देखिएगा ये एस हो गया, ये टी हो गया। एक तो ये वाला ग्राफ है, एक ये वाला ग्राफ है, एक ये वाला देखिएगा आप, ये एस हो गया, टी हो गया, ये वाला हो गया, ये टी हो गया, ये एस हो गया, एक ये वाला ग्राफ हो गया। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे इस ग्राफ की ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा भाई कम, यहाँ पे थीटा थोड़ा ज्यादा हुआ, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों थीटा वो भी क्या होता है, बढ़ता है। और थीटा अगर बढ़ता है ना, अपन बोल सकते हैं टेन थीटा बढ़ता है, यानी चाल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर ग्राफ की ढाल है, ढलान वो बढ़ रही है, तो अपन बोलेंगे इसकी चाल भी बढ़ रही है। यहां पे अपन बात करते हैं देवदान से, यहां पे थीटा क्या भाई ज्यादा, फिर वह कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बाल को थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है।
और थीटा घट रहा है मतलब इसकी स्पीड है वो भी क्या हो रही है, घट रही है। तो ये घटती हुई स्पीड का ग्राफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह थीटा सेम रहता है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है थीटा बराबर क्या है, नियत, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी आपके पास में, कांस्टेंट यानी नियत हो जाएगी बच्चों। तो कांस्टेंट स्पीड हो गई। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो टाइम तो बढ़ता है, बट इसकी जो डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ रही, इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। यानी टाइम के सापेक्ष इसकी दूरी चेंज ही नहीं हो रही, यानी पार्टिकल एक ही जगह पे रेस्ट में रखा हुआ है। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो मेरी दूरी चेंज होगी क्या, नहीं। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है थीटा बराबर कितना है, 0, तो स्पीड v बराबर भी कितना जाएगा, 0। तो ये तो बढ़ती हुई चाल का ग्राफ है, यानी अपन एक्सीलेटर को दबा रहे हैं। ये घटती हुई चाल का ग्राफ है, यानी अपन ब्रेक लगा रहे हैं। ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, यानी अपन ने एक्सीलेटर उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया। और ये नियत है, मतलब अपनी जो कार है वो क्या है, रुकी हुई है। तो ये अपनी तात्क्षणिक चाल हो गई। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान से देखना। देखो आज की इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस है उनकी स्टेज 1, 2, 3 और 4 ये मैंने आपको करवा दी, उनके हिंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। और मैंने आपको ये भी बोल दिया कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो बेझिझक उसको आप CLC में भेज सकते हैं। CLC उसका आपको बिल्कुल एकदम सही टाइम पे उसका सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको भेजेगी। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, घंटे 2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, कई बार टीचर्स वगैरह बिजी रहते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। बात नंबर 1। दूसरी बात बच्चों, आज अपन ने 1D स्टार्ट की, तो 1D के अंदर मैंने आपको बताया कि दूरी क्या होती है, इसके बाद में विस्थापन क्या होता है, इसके बाद में मैंने आपको चाल पढ़ा दी है। चाल के अंदर मैंने आपको तात्क्षणिक चाल और औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो कल के लेक्चर के अंदर अपन वेग पढ़ेंगे, वेग में भी तात्क्षणिक वेग अपन डिस्कस करेंगे, औसत वेग अपन डिस्कस करेंगे, इसके बाद अपन त्वरण पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में सारे के सारे जितने भी ग्राफ्स वगैरह होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में गति के जो समीकरण होते हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, चौथा समीकरण, ये इक्वेशंस है वो अपन डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अधीन गति है, वो गुरुत्व के अधीन गति अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, किसी भी बॉल को अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी गति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार की क्वेश्चंस अपन करेंगे हर चीज़ पे। ठीक है ना, तो 1D का ये अपना पूरा का पूरा सिनेरियो रहेगा बच्चों। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सबको आप अच्छे से नोट कर लें और मिलते हैं अगले लेक्चर पर।